आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प विषय से कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चरण पर आधारित है, यानी जिसे हम प्री हिस्टोरिक फेज कहते हैं। हाँ, और इस विशिष्ट चरण को ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। देखिए, आज हमारे पास जो स्रोत हैं या कह लीजिए जो नोट्स हैं, वो दरअसल यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए बहुत ही विस्तृत और सटीक तथ्य हैं। एकदम सटीक और पॉइंट टू पॉइंट जानकारी। लेकिन हमारा उद्देश्य इन ऐतिहासिक तथ्यों को सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन है इन तथ्यों को एक दिलचस्प और यादगार कहानी में बदलना, ताकि इस चर्चा से जुड़ने वाले सीखने वालों को हर एक जानकारी आसानी से और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जरा उस पल के बारे में सोचिए जब मानव इतिहास में पहली बार पत्थर और धातु का एक साथ उपयोग शुरू हुआ होगा। ये वाकई एक जादुई पल रहा होगा। बिल्कुल, ये वो काल है जिसमें तांबे यानी कॉपर और पत्थर के औजारों का एक साथ उपयोग किया जाता था। और इसी वजह से इसके कुछ अन्य नाम भी पड़े। इसे ताम्रपाषाण युग यानी स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। इतिहासकार इसे इनियोलिथिक काल भी कहते हैं। इनियोलिथिक, इसकी समय सीमा क्या थी? भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसकी समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, मतलब 1300 साल का एक लंबा दौर। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये नवपाषाण यानी नियोलिथिक और कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के बीच का एक संक्रमण काल था। एक ट्रांजिशन फेज। बिल्कुल। इस संक्रमण काल को मैं एक तरीके से देखती हूँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे लोग साइकिल से सीधे कार पर नहीं गए। अच्छा। हाँ, बीच में मोटरसाइकिल का दौर आया, तो नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का ये ताम्रपाषाण काल वही मोटरसाइकिल वाला दौर है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। ट्रांजिशन को समझने के लिए एकदम सटीक है ना? हाँ, जब हम संक्रमण काल कहते हैं तो उसका असल मतलब यही होता है कि पुरानी तकनीक खत्म नहीं हुई है और नई तकनीक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। इनियोलिथिक शब्द की अहमियत ही यही है कि पत्थर की मजबूती और धातु के लचीलेपन ने मिलकर इंसान को आगे बढ़ाया। तो जब हम ये समझ गए कि ये कौन सा युग था, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये आता है कि उस समय के लोग अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे जीते थे। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम शुरुआत करें तो तांबा मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। पहली धातु। और ये लोग रहते कहाँ थे? इनकी बस्तियां मुख्य रूप से ग्रामीण थी, मतलब बड़े शहर नहीं बसे थे अभी। और लोग मुख्य रूप से पहाड़ियों और नदियों के किनारे बसते थे। पहाड़ियों और नदियों के किनारे, इसका क्या कारण रहा होगा? इसका पीछे सीधा सा विज्ञान और अर्थव्यवस्था थी। नदियों से उन्हें खेती और पीने के लिए पानी मिलता था। और पहाड़ियों से? पहाड़ियों से उन्हें तांबे का कच्चा माल और अच्छे पत्थर मिलते थे। दोनों जरूरी संसाधन एक ही जगह मिल जाते थे। अरे, ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। और इनके बर्तनों के बारे में नोट्स क्या कहते हैं? ये लोग चित्रित मिट्टी के बर्तनों के पहले उपयोगकर्ता थे। पेंटेड पॉटरी के पहले यूजर्स। हाँ, और इनमें काले और लाल रंग के बर्तन, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। मतलब ये उनकी शुरुआती इंटीरियर डिजाइनिंग थी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। काले और लाल बर्तन उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। ये बर्तन पकाने की एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। कमाल है। अच्छा, अगर खेती की बात करें तो क्या उगाते थे ये लोग? इनकी खेती काफी विविध थी। ये गेहूं और जौ की खेती करते थे। साथ ही बाजरा, चावल और दालें भी उगाते थे। चावल और दालें भी? हाँ। ये तो पूरी तरह से पौष्टिक आहार हो गया। और पशुपालन में? पशुपालन में ये मवेशी पालते थे, गाय बैल वगैरह। हाँ, उसके अलावा भेड़, बकरी और सुअर भी पालते थे। तो ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित ग्रामीण जीवन था। इनके घर कैसे होते थे? घर मुख्य रूप से मिट्टी और ईंटों से बने होते थे। आकार कैसा होता था? ये गोलाकार यानी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होते थे। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है। क्या? पकी हुई ईंटों का, जिन्हें बर्न्ट ब्रिक्स कहते हैं, उनका उपयोग बहुत कम, ना के बराबर होता था। पकी हुई ईंटों का उपयोग कम क्यों होता होगा? क्योंकि ईंटें पकाने के लिए आग और ईंधन चाहिए होता है, और वो अपना कीमती ईंधन ईंटों की बजाय शायद तांबा पिघलाने में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते थे। ओह, ये तो बहुत तार्किक है, प्राथमिकताओं का खेल था। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत हैरान करने वाली लगी, बल्कि थोड़ी डरावनी भी, वो है इनकी दफनाने की प्रथा। हाँ, वो काफी अलग थी। नोट्स बताते हैं
कि महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। सही पढ़ा आपने, घर के ही अंदर। जरा सोचिए, आज के समय में ये कितना डरावना लगेगा। जिस फर्श पर बच्चे खेल रहे हैं उसके नीचे, बाप रे। आधुनिक नजरिए से ये अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय की मनोविज्ञान को समझिए। उनके लिए शायद ये अपने प्रियजनों को, अपने पूर्वजों को अपने करीब रखने का एक तरीका था। मृत्यु के बाद भी परिवार का जुड़ाव बना रहे। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो जीवन शैली समझने के बाद हमारी चर्चा इस बात पर जाती है कि क्या पूरे भारत में ये जीवन शैली एक जैसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत इतना विशाल है कि सब कुछ एक साँचे में नहीं ढल सकता। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग ब्रांड या संस्कृतियां विकसित हो रही थी। जैसे आज के अलग अलग टेक हब्स होते हैं। टेक हब्स, हाँ, जैसे आज कहीं का आईटी सेक्टर मशहूर है तो कहीं का मैन्युफैक्चरिंग, उसी तरह ये संस्कृतियां भी अपनी अपनी खासियतों के लिए जानी जाती होंगी। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। चलिए मैं भारत की 4 प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल, एक एक करके देखते हैं। पहली कौन सी है? पहली है आहार बनास संस्कृति। आहार बनास, ये कहाँ थी? ये राजस्थान के मेवाड़ इलाके में थी और इसका समय था 2100 से 1500 ईसा पूर्व। 2100 से 1500 बीसी। इसकी क्या खासियत थी? यहाँ तांबे की प्रचुरता थी और इनके काले और लाल बर्तन बहुत मशहूर थे। राजस्थान में है तो तांबे में तो आगे हो गई, जैसे टेकहब वाली बात मैंने कही। एकदम सही। अब दूसरी संस्कृति पर आते हैं, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, ये कहाँ पनपी? ये मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में स्थित थी, 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच। इस संस्कृति में एक अजीब बात देखने को मिलती है। यहाँ हड़प्पा के बाद का प्रभाव था और इनके विशिष्ट लाल बर्तन थे। हड़प्पा का प्रभाव एक ग्रामीण इलाके में? हाँ, क्योंकि हड़प्पा का पतन हो रहा था और लोग वहां से पलायन करके इन इलाकों में आ रहे थे। अच्छा, तो अब तीसरी संस्कृति कौन सी है? ये अपनी समृद्ध बर्तन कला और उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए जानी जाती है। मतलब ये लोग आर्ट में बहुत आगे थे, बेहतरीन कुम्हार और कलाकार। बिल्कुल। और आखिरी यानी चौथी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, ये किस इलाके में थी? ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद और इनाम गांव वाले क्षेत्रों में थी। और इसका समय काल ये सबसे बाद की है, 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। इन कालों के ओवरलैप होने पर अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि जोरवे संस्कृति सबसे विकसित और विस्तृत थी और इसमें शहरीकरण के लक्षण दिखने लगे थे। शहरीकरण के लक्षण मतलब गांव अब धीरे धीरे शहर बनने की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ लोग सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे बल्कि व्यापार और शिल्प में भी माहिर हो रहे थे। तो इन संस्कृतियों के बारे में जानने के बाद ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि पुरातत्वविदों को असल में जमीन के नीचे से क्या ठोस सबूत मिले हैं। बिल्कुल, खुदाई में मिले खजाने ही इन दावों को सच साबित करते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण स्थलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद इस काल का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा? और यहाँ से क्या खास मिला? यहाँ से कांसे के रथ और जानवरों की मूर्तियां मिली हैं। एक मिनट, कांसे का रथ? रथ का मतलब तो ये हुआ कि उन्हें पहिए का ज्ञान था? और सिर्फ पहिए का नहीं, जानवरों को जोतने का और उन्नत धातु कर्म का भी ज्ञान था। ये तो वाकई कमाल है। अगला स्थल कौन सा है? दूसरा महत्वपूर्ण स्थल भी महाराष्ट्र में है, इनाम गांव। यहाँ क्या मिला? यहाँ विशाल बस्तियां मिली हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खोज है वो है सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य। सामाजिक स्तरीकरण, जिसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि समाज में सब लोग बराबर नहीं थे। इनाम गांव में घरों और कब्रों के आधार पर अमीर, गरीब या शासक और प्रजा जैसे समाज के अलग अलग वर्गों के संकेत मिलते हैं। ओह, मतलब कुछ घर बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे थे। एकदम सही। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के नवदतौली की ओर। नवदतौली, यहाँ की क्या खासियत है? यहाँ से लगभग सभी प्रकार के अनाज या खाद्यान्न के अवशेष मिले हैं। सभी प्रकार के अनाज? हाँ, इसका मतलब इनकी कृषि तकनीक बहुत ही उन्नत हो चुकी थी। ये तो सच में प्रगति है। और अब चौथा स्थल है राजस्थान का गणेश्वर। गणेश्वर बहुत ही खास है। नोट्स में लिखा है कि ये हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करने वाला प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल। मतलब हजारों साल पहले भी एक सप्लाई चेन या एक्सपोर्ट बिजनेस चल रहा था। एक ग्रामीण संस्कृति इतने बड़े शहरी हड़प्पा को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी। हाँ, ये प्राचीन भारत के व्यापारिक नेटवर्क की बहुत गहरी तस्वीर दिखाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये लोग बहुत एडवांस थे। थे तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है,
जब सब कुछ इतना विकसित लग रहा है तो फिर ये सभ्यता और आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि प्रगति के बावजूद इनकी कुछ कमियां थीं, कुछ सीमाएं और चुनौतियां थीं जिन्हें ये पार नहीं कर पाए। हाँ, और नोट्स में जो पहली कमी लिखी है वो तो मुझे सच में हजम नहीं हो रही। कौन से? लिखा है कि ये लोग दूध का उपयोग करना नहीं जानते थे, जानवरों को केवल मांस के लिए पालते थे। हाँ, ये सच है। पर ये कैसे मुमकिन है? उनके पास गायें थी, बकरियां थीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट लगता है। आज के नजरिए से ये ब्लाइंड स्पॉट लगता है, लेकिन ज्ञान का विकास रातों रात नहीं होता। उस समय इंसानों के शरीर में शायद दूध को पचाने वाले एंजाइम्स भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। अच्छा। हाँ, और किसी जानवर को धोना कोई प्राकृतिक ज्ञान नहीं है, ये एक सीखी गई कला है जो उन्हें तब तक नहीं आई थी। तो वो बस जानवरों को मांस के लिए इस्तेमाल करते थे। खैर, और क्या चुनौती थी? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें लेखन कला यानी राइटिंग का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर वो अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते होंगे? सिर्फ बोलकर? हाँ, और यही कारण है कि बिना लिपि के ज्ञान को संरक्षित करना और एक बड़ी शहरी सभ्यता खड़ी करना बहुत मुश्किल था। और एक आखिरी सीमा जो यहाँ दर्ज है वो ये कि तांबा एक दुर्लभ धातु थी। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण था। इसलिए पत्थर के औजारों का उपयोग बंद नहीं हुआ। बिल्कुल, संसाधनों की कमी के कारण ही उन्हें वापस पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ता था। हर किसी को तांबा आसानी से नहीं मिल सकता था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ताम्रपाषाण काल ने केवल पत्थर पर निर्भर मानव को पहली बार धातु का स्वाद चखाया। सही कहा। भले ही उनके पास दूध पीने या लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी खेती, उनके रंगीन बर्तन और उनके व्यापार ने भविष्य की महान सभ्यताओं की मजबूत नींव रखी है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाते जाते एक विचार मन में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या विचार है वो? अगर तांबा इतना दुर्लभ था कि उन्हें वापस पत्थर के औजारों का सहारा लेना पड़ा हो, तो जरा सोचिए, जब इंसान को अंततः कांस्य यानी ब्रॉन्ज और लोहा प्रचुर मात्रा में मिला होगा, तब मानव की महत्वाकांक्षाओं में अचानक कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। वाकई ये कल्पना से परे है। क्या संसाधनों की उपलब्धता ही हमारे विकास की असली चाबी है? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए और इतिहास की इस शानदार यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार।